बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज की स्टोरी में हम बात करेंगे और चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको मौज़ूए बहस लेके आएंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि DGISPR यानी कि पाक फ़ौज के तर्जुमान के एक इंटरव्यू या उनकी मीडिया टॉक के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट का था, क्या वो दफन हो चुका है? एक तो ये बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि क्या फ़ौज का सियासत से वाकई कोई ताल्लुक़ नहीं है और क्या फ़ौज ने कभी NRO भी नहीं दिया। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कौन से दो रास्ते बचे हैं, उन रस्तों के हवाले से बात करेंगे। और आखिरी बात हम ये करेंगे कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रस्तों में कौन कौन सी रुकावटें उनका इंतज़ार कर रही हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि DGISPR ने एक मीडिया टॉक की और ख़ासे कंपोज थे उस मीडिया टॉक के अंदर, और जो उन्होंने ब्रीफ़ करना था मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से या उस पर फ़ौज पे उठने वाली उंगलियों के हवाले से वो उन्होंने ब्रीफ़ किया। और उसके बाद जो है उन्होंने सहाफ़ियों से वहाँ पर सवालात जो है वो पूछे और जिसके जवाबात जो है फिर उन्होंने दिए। इस सबस्ना में आफ्टर हिज होल एंटायर प्रेसर सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो है एक डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट दो चीज़ों के गिर्द घूम रही है। पहली चीज़ तो ये है कि DGISPR ने कैटेगोरिकली कहा, ये क्लियर किया उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मुलाकात हुई थी जिसमें सरबराहान थे तीनों मुसल्लह अफवाज के, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे और दीगर अहम आला ओहदेदारान मौजूद थे। उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, एक मुश्तरका जो है हैंड आउट रिलीज़ किया गया जो कि बेस्ड ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। उसमें उन्होंने कहा कि लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का कोई जिक्र नहीं है। ये स्टेटमेंट आ जाने के बाद सोशल मीडिया पे बहस जारी है कि DGISPR ने फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट या फ़ौरन साजिश जो है उसके अंसर को ज़ाइल कर दिया है। जबकि इसी प्रेस टॉक के अंदर DGISPR साहब ने अमेरिका की मुदाखलत के बारे ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी या फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर आप तकारीर उठाएं इमरान खान की, तो वो यही है कि आप उस ख़त या उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो किसी अदालत के सामने जाने चाहिए। बल्कि उन्होंने अदालत को ऑफ़र किया कि हम आपको वो ख़त भी दिखा सकते हैं और उसके मिनट्स जो है वो भी आपके सामने होने चाहिए, जिसके बाद इस सारे केस को सुनने का जो है वो फ़ायदा होगा या जो है वो सारी चीज़ जो है वो एक दुरुस्त समत के अंदर आगे बढ़ सकेगी। सो एलामिया के ऊपर फोकस किया DGISPR ने। जिस भी सहाफ़ी ने पूछा या जानने की कोशिश की उस मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने एलामिया को रेफ़र किया, उसको इम्पॉर्टेंट करार दिया। और एग्जैक्ट यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है और वो भी एलामिया को इम्पॉर्टेंट करार दे रही है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम दिस। इसी में दूसरा पॉइंट है वो है मुदाखलत का, यानी कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर या किसी भी मुल्क के मामलात के अंदर अगर कोई मुदाखलत करे तो वो बर्दाश्त नहीं है। ये एक बहुत थिन लाइन है जिस पे क्लैरिटी जो है यकीनी तौर पे जो DGISPR साहब में वो मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि ख़ुद दे दें। लेकिन बहस ये जारी है कि भाई अगर मुदाखलत हो रही है और साजिश नहीं हो रही तो ये क्लैरिटी दे दीजिए कि और साजिश किसको कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये हो रही है जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और चीज़ का जिक्र किया था और वो ये किया था कि एक ऑर्गेनाइज्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। यानी एक तहरीक पेश की जाएगी जिस तहरीक का मकसद ये होगा कि इमरान खान को हटा दिया जाए एक आइनी तरीक़ाकार से। इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग हिज मीडिया टॉक डिनाइल नहीं आया। ये नहीं कहा गया कि ऐसा चीज़ जो है वो इस मुरासले का या इस ख़त का हिस्सा नहीं थी। सो देयर इज़ नो आंसर ऑन दैट, विच मीन्स वट एवर PTI हैज़ सेड इज़ देयर। उससे अगली चीज़ जो सेकंड हमारी डिबेट होनी थी या बात होनी थी वो ये है कि क्या फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, जिसका जिक्र उन्होंने आज ख़ुद DGISPR साहब ने किया। DGISPR
गुज़िश्ता जितने भी अरसे से मीडिया टॉक कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है जितनी मैं देख पाया हूँ, उन तमाम के अंदर उनको एक पॉइंट पे आकर ये क्लियर करना पड़ता है कि फ़ौज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, सियासत से फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात उनको बारहा दफ़ा कहनी पड़ती है और आज भी उन्होंने बारहा मरतबा ये बात कही कि फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आर्मी चीफ के सामने 3 ऑप्शंस लेकर गए जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है। उन 3 ऑप्शंस को आर्मी चीफ ऑपोजिशन के पास लेके गए, जिस पे ऑपोजिशन ने ये कहा कि जो हमने सोचा है या हमारा जो प्लान है वी विल स्टिक टू दैट। और इससे कबल वो कह चुके थे कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तकरीबन जितने भी उन्होंने सवालात लिए, मेरा ख़्याल है तमाम के तमाम जो है वो सियासी मौज़ूआत पर थे और सियासत से जुड़े थे, और उन सब के एंड पे उन्होंने क्लियरली ये बताया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका उसकी कॉनोटेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी। अब उन्होंने ज़िक्र ये किया कि फ़ौज के पास आ जाते हैं NRO लेने के लिए, जबकि फ़ौज का काम नहीं है कि वो किसी को NRO दे। जनरल साहब यकीनी तौर पे जानते होंगे, लेकिन आज मुमकिन तौर पर या उनका मतलब ये नहीं होगा या उसकी कॉनोटेशन जो है वो और ले ली गई होगी। फ़ौज में माजी में NRO दिए जाने की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब वो आर्मी चीफ थे और उन्होंने यहाँ पे हाकिम वक्त जो इस वक्त हैं उनकी जमात समेत पीपल्स पार्टी को NRO दिया था। अगली चीज़ की जाने पड़ेंगे कि इमरान खान के पास या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कौन से रास्ते बचे हैं। मेरी दानिस्त के मुताबिक उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि इमरान खान खुल के फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएं और फ़ौज मुखालिफ बयानिया एडॉप्ट कर लें, और चूँकि अब उन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया है तो वो अब अपने आप को विंडिकेट करने के लिए या अपने बयानी को दुरुस्त साबित करने के लिए फ़ौज के हवाले से जो उनके कंसर्न्स हैं वो खुल के आएँ, रेज़ करें, ना कि वो किसी को कहें और किसी और ज़रिए से रेज़ करें। इसकी ऑप्शन मुझे बहुत माइनर या बहुत थिन या बहुत कम नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि वो इस रास्ते को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट हिज प्राइम मिनिस्टरशिप एंड इवन आफ्टर दैट टिल डेट किसी भी एक जगह पे उन्होंने कभी भी फ़ौज का या आर्मी चीफ का या किसी को भी मलाइन नहीं किया, कभी किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन सूरत हाल और चीज़ें इस सन्फ में मुमकिन तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक मेरी ये राय है। दूसरी मेरी राय ये है कि जो वो कर रहे हैं उनको यही करना होगा और उसको चौथा गियर लगाना होगा और उसको बहुत एग्रेसिव मोड पे उनको लेके जाना होगा। पेशावर का जलसा कल रात का बहुत बड़ा था, बहुत मैसिव था। मैंने ज़ाती तौर पे बहुत से जलसे कवर किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी किए हैं, PDM के भी किए हैं, और ये मैं अपनी दानिश के मुताबिक अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि PTI का जलसा पेशावर में कल का बहुत मैसिव था, बहुत बड़ा जलसा था, और उसमें काउंट मेरे लिए करना मुमकिन नहीं क्योंकि मैं फ़िज़िकली ग्राउंड में नहीं था। अच्छा, तब अगली चीज़ ये कि इस जारहाना अंदाज़ की जो वो पॉलिटिक्स अपनाए हुए हैं, जिस तरह उन्होंने पेशावर में जलसा किया, इसी तरह उन्होंने जलसा कराची में करना है, इसी तरह एक बड़ा जलसा जो है वो लाहौर में उनका इंतज़ार होगा कि वो यहाँ पर करेंगे, और इस तरह सिलसिला जो है विल कंटिन्यू। इस सब में एक चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा ताकत दे रही है और वो देगी, वो है फॉलोइंग, वो है उनके वोटर्स, वो है अवाम का उनके साथ चलना। इमरान खान के इस बयानिए यानी कि फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट से कबल उनका ग्राफ या उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी परफॉर्मेंस खासी डाउन जाती दिखाई दे रही थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस सारे वाक़े हो जाने के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उनकी सपोर्ट बहुत और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अप जाती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से पाकिस्तान के लोकल मीडिया चैनल्स में से तकरीबन 70% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जलसे को कवर नहीं किया जिस तरह वो माजी में करते आए हैं। वो हुकूमत में नहीं है या हुकूमत अब किसी और की है, मसले, टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, अगर दिखा दिया तो बयानिया कुछ और हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन
4 से 5 टेलीविज़न चैनल्स ने उनको मुकम्मल या प्रॉपरली कवर किया पीटीआई के जलसे को, लेकिन लार्जली ने कवर नहीं किया। द रीज़न विच आई गेट और आई अंडरस्टैंड इज़ द इंक्रीज़ इन हिज वॉइस एंड फॉलोइंग। आखिरी चीज़ ये कि उनके रास्ते में मुमकिन तौर पर कौन सी रुकावटें हैं जो होंगी या हो सकती हैं बहुत जल्द। सबसे पहली चीज़, फ़ॉरेन फंडिंग केस। 30 रोज़ का टाइम दे दिया गया है फ़ॉरेन फंडिंग केस को निपटाने के लिए, जबकि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गले की हड्डी बन चुका है। अकबर एस बाबर जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़े फाल मेंबर होते थे, आज अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। वैसे फ़ॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी चल रहे हैं, खुले हुए हैं, लेकिन उसमें 30 दिनों के अंदर ख़त्म किए जाने या फ़ैसला दिए जाने के हवाले से कोई भी हिदायत नहीं है। अगली चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि इससे पहले जो मैंने जिक्र किया, जो ऑप्शन 1 या रास्ता जो पहला है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुमकिना या फ़ौज के साथ मुमकिना किसी किस्म का अगर तो पॉलिटिकल डिफरेंस आ जाए या कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, तो ये एक बड़ी रुकावट हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी करियर के रास्ते में। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि तोशा खाना से लिए गए गिफ्ट्स, जिसमें हार और जिसमें घड़ी है, और उसको करोड़ों में बेच देना और उसके बाद उसके पैसे ख़ुद खा जाना, ये एक केस है या एक तलवार है जो उनके सर पे लटक रही है, जिसके ऊपर क्लैरिटी होना अभी बाकी है। ये उनके रास्ते की रुकावट हो सकता है। चौथी चीज़ ये कि एक और केस है जो बरतानिया में एक शख्स के ख़िलाफ़ जारी है और वो मुमकिन तौर पर अमेरिका में शिफ्ट होने वाला है, जिसमें कुछ पैसों की रेल पेल का जिक्र है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो उनके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं, लेकिन मेरी दानिस्त के मुताबिक फ़िलहाल अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट आती भी है जिसका मुमकिन तौर पर हल पीटीआई को ऐवान से फॉर्मली ऑफिशियली निकाल देना या पूरी की पूरी पार्टी को जो ही है वो अनऑफिशियल डिक्लेयर कर देना या उस पर बैन लगा देना जैसे इकदाम हो सकते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर इकदाम और भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जेलों में भेज देना या जेलों में डाल देना। इवेंचुअली ये चीज़ मेरी दानिश के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में ही जाएगी। बहरहाल सूरत हाल बदल रही है बहुत तेज़ी से, हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे बाखबर रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।